दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यदि बात करें दोस्त तो 5वां दिन है, यानी डे 5 पे है हम लोग। और आज हम लोग 16, 17 और 18 लेसन को कंप्लीट करेंगे। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5th क्लास का, तो उसमें सामान्य अध्ययन आता है। तो उसी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसको EVS के नाम से जानते हैं। क्लास 3 का चैप्टर 16, 17 और 18 हम लोग करेंगे। NCERT और SCERT दोनों कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा, उसके बाद 3 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर 4 क्लास हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद 5 क्लास। 5 कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें हिंदी उंदी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सामान्य अध्ययन का सारे चीज़ उसमें रहेंगे। तो चलिए आज की सेशन का शुरुआत करना जी हाँ, ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न। यहाँ से शुरू करना है खेल खेल में, 16 नंबर अध्याय से शुरू करना है। यदि किसी खिलाड़ी का पैर हॉपस्कॉच में रेखाओं को छू जाए तो क्या होगा? तो आप कहेंगे खिलाड़ी खेल हार जाता है। किस खेल में खिलाड़ी एक छोटा वस्तु को गिने हुए स्थानों में फेंकता है और फिर वस्तु को पुनर्प्राप्त करने के लिए इसके माध्यम से कूदता है? तो इसको कहेंगे हम लोग हॉपस्कॉच। क्या है और भी डिटेल हम लोग सॉल्यूशन पढ़ के जानेंगे। कौन सा खेल बच्चों का एक प्रसिद्ध खेल है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक कसरत की आवश्यकता होती है? तो इसको बोलेंगे हॉपस्कॉच। निम्नलिखित में से किससे सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? समाज से भी, परिवार से भी, खेल से भी। उपयुक्त में से एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल है टेबल टेनिस, ताश के खेल, शतरंज। एक से ज़्यादा जो घर में खेला जाता है। 1 मिनट, सही तो एक से अधिक। इसका भी आंसर किताब में गलत दिया हुआ है। शतरंज भी तो घर के अंदर ही खेलते हैं, ताश भी घर के अंदर खेलते हैं, टेबल टेनिस भी टेबल पे घर के अंदर खेला जाता है। एक से अधिक आंसर होगा। आइए सॉल्यूशन पर नज़र डालते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी हॉपस्कॉच ग्रिड पर किसी एक वर्ग के अंदर एक छोटा वस्तु उछालता है, फिर एक वर्ग से दूसरे वर्ग की ओर छलांग लगाता है और वर्ग के ऊपर छलांग लगाता है। ये खेलने का तरीका है। हॉपस्कॉच सबसे पुराने, सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट गेम्स में से एक है। इस खेल में खिलाड़ी एक छोटी वस्तु को गिने हुए स्थानों में फेंकता है और फिर वस्तु को पुनर्प्राप्त करने के लिए उसके माध्यम से कूदता है। हॉपस्कॉच को एक सर्पिल आरेख के साथ भी खेला जा सकता है। इस प्रकार को फ्रांस में एस्केरगोट के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में इसका नाम है एस्केरगोट। हॉपस्कॉच बच्चों का एक प्रसिद्ध खेल है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक कसरत की आवश्यकता होती है। इस खेल में खिलाड़ी एक लैंगर को जमीन पर त्रिकोणों में उछालता है और फिर अंतरिक्ष में कूदता है और वस्तु को इकट्ठा करता है। सहयोगात्मक कार्य एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को एक समूह में सहयोगात्मक रूप से कार्य करना पड़ता है। यह एक टीम में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से बेहतर निर्णय लेने के लिए अपना विचार और उद्देश्य साझा करता है। एक सफल टीम उच्च सहयोगात्मक भावना का निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः तीनों विकल्प सही है। कह रहा है यह एक ऐसा खेल है जिसमें आमतौर पर घर पर या किसी अच्छे आश्रय भवन या खेल स्थान में खेला जाता है। जैसे लूडो हो गया, कैरम, पहेली, ताश के खेल, शतरंज, टेबल टेनिस और बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल अंदर खेले जाने वाले खेल के उदाहरण है। तो यहाँ देखिए 5 का यहाँ 4 दे रहा है और यहाँ देखिए है ना गलत। यहाँ 5 का क्या दे रहा है? 2। आइए 17 नंबर लेसन को शुरू करते हैं। चिट्ठी आई है। पिन का मतलब क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन का फुल फॉर्म होता है PIN होता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। मानव संचार अभ्यास को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें भौतिक स्थान का उपयोग शामिल है? इसको बोलते हैं
तो मैंने क्या बताया था, यही कि प्रादेशिकता बोलते हैं इसको। मानव संचार अभ्यास को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें भौतिक स्थान का उपयोग शामिल है, तो इसको बोलते हैं प्रादेशिकता। नेक्स्ट है कि संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है? फ्लैक्स बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविज़न, ब्लैक बोर्ड। फिल्म स्ट्रिप हो जाएगा। तस्वीर जो है प्रत्यक्ष सामने दिखता है फिल्म स्ट्रिप की मदद से। किसी संदेश को तैयार करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? एनकोडिंग होगा, एनकोडिंग। हर क्वेश्चन इसमें बेहतरीन रहा। मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? अनपढ़ के लिए सुलभ। मौखिक समाचार में क्या होता है कि अनपढ़ भी सुन के समझ सकता है, लेकिन अगर लिखित समाचार आता है उसमें अनपढ़ को बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आइए सॉल्यूशन से बहुत बात समझते हैं। पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड है। इसे पहली बार 15 अगस्त 1972 में शुरू किया गया। समझ गया? 15 अगस्त 1972 में शुरू किया गया था। भारत में पिन कोड में कुल 6 नंबर होते हैं। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का 844102। आगे कहता है इसके हर नंबर का खास मतलब होता है जो कि संबंधित क्षेत्र, जिले और डाक खाने से संबंधित होता है। मानव संचार में प्रादेशिकता व्यक्तिगत स्थान या सीमाओं से जुड़े व्यवहार को संदर्भित करती है जिसे व्यक्ति दूसरों के साथ अपना बातचीत में बनाए रखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार का अदृश्य बुलबुला है जिसे हम अपने चारों ओर बनाए रखते हैं, जिसका उल्लंघन हमें असहज कर सकता है। यह व्यक्तिगत स्थान, संस्कृति और संदर्भों के बीच भिन्न होता है और अशाब्दिक संचार में एक महत्वपूर्ण कारक भी है। एक फिल्म स्ट्रिप फिल्म के एक टुकड़े पर स्लाइड का एक समूह है जो क्रम में दिखाया गया है और एक पाठ के एक बड़े हिस्से को समाविष्ट करता है। फिल्म स्ट्रिप स्थिर छवियों के साथ एक प्रकार की मल्टीमीडिया शिक्षा है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका उपयोग फिल्म स्ट्रिप को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। आराम से समझ में आ रहा होगा। एनकोडिंग का अर्थ है विचार को शब्द या इशारों में परिवर्तित कर देना जो अर्थ को व्यक्त करेगा। इसके अंतर्गत तार्किक और कोडिंग संदेश के रूप में जानकारी को बदला जाता है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इसी चीज़ को बोला जाता है। इसलिए संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना। लिखित संचार में तत्काल परिवर्तन संभव नहीं है और अनपढ़ के लिए सुलभ भी नहीं है। संकेतों की अभिव्यक्ति मौखिक संचार में संकेतों एवं हाव भाव को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि दोनों पत्रकार आमने सामने होते हैं, जबकि लिखित विचार में स्वभाव एवं संकेतों की अभिव्यक्ति करना संभव नहीं। अब हम लोग 18 लेसन करेंगे, फिर हम लोग करेंगे SCERT का 3 लेसन। ऐसे भी होते हैं घर। कैसे भाई? बड़े शहरों में लोगों के सामने आने वाली प्रमुख समस्या क्या है? तो सबसे बड़ा समस्या तो हो गया आवास की कमी भी है, मालिक बस्तियों का विकास है और पानी की कमी। तीनों हो जाएगा आंसर। मलिन बस्तियों का विकास। आगे कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में आग की समस्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लकड़ी के चूल्हे अधिकांश ग्रामीण आवास आग का कारण बनता है। सही बात है। क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरण अक्सर आग लगा देता है। तापन मृत्यु का एक सामान्य कारण है, ये भी सही है। देखिए होता क्या है ना कि मैंने एक बार हम लोग के इधर आग लगा था गेहूं के खेत में। हुआ क्या कि बिजली का तार स्पार्क किया, उससे चिंगारी नीचे गिरा, गेहूं पूरा पका हुआ था, सूखा हुआ था, उसमें आग पकड़ लिया। कितना जगह जल गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में
किस जल आपूर्ति प्रणाली का उपयोग किया जाता है? झील, तालाब, फव्वारा। एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? अपशिष्ट उत्पादन को रोकना, अपशिष्ट उत्पादन का नियंत्रण, भंडारण और संग्रहण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का पहला हो जाएगा अपशिष्ट उत्पादन को रोकना। कह रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? जो उत्पादित हो रहा है उसे बस हमको क्या करना है? सही से यूज करना है। स्मॉग क्या है? तो स्मॉग कोहरा और धुआं का क्या है? मिश्रण है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सब चीज़ मिस नहीं करना, याद हो जाना चाहिए एक बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट कह रहे हैं आवास की कमी, ऊर्ध्वाधर विस्तार और मलिन बस्तियों का विकास विकासशील देशों के अधिकांश शहरों को विशिष्ट विशेषताएं भी है। विकासशील देशों के ग्रामीण और साथ ही छोटे क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसर आबादी को लगातार शहरी क्षेत्र की ओर धकेलना आंसर हो जाएगा। यानी कि शहर में क्यों जा रहे हैं लोग? गांव में नहीं मिल रहा है काम, भूखे मर रहे, इसीलिए। ग्रामीण संरचनाओं में घातक आग के 3 प्रमुख कारण हैं। गर्मी 25% आग लगता है, लापरवाही से धूम्रपान से 21% और विद्युत वितरण से 17% आग लगता है। लकड़ी के स्टोव के बारे में कह रहा है स्टोव सहित फिक्स्ड हीटर अधिकांश ग्रामीण आवासीय तापन आग में शामिल है। नेक्स्ट कहता है खलिहान और अन्य कृषि भवनों में अक्सर क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरण आग का एक कारण बनता है। कई घरों में कार्यरत धूम चेतावनी स्मोक अलार्म नहीं होते, जिससे आग लगने की से मौत का खतरा बढ़ जाता है। आग लगा हुआ है, कोई सेंसर अलार्म बज ही नहीं रहा है, आदमी सोया पड़ा है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में झीलों, तालाबों, जलाशयों, फव्वारे और स्विमिंग पूल जैसे स्थिर जल स्रोतों का अक्सर उपयोग किया जाता है। सही बात है। नेक्स्ट है कि ठोस कचरा प्रबंधन के पीछे कचरा उत्पादन रोकना नहीं है विचार। अपशिष्ट उत्पादन को रोका नहीं जा सकता, बल्कि इसे कम किया जा सकता है और कुशलता से प्रबंधन भी किया जा सकता है। माइंड में गया बात? संभव ही नहीं है कचरा रोकना। पुनरावृत्ति पर्यावरण के अनुकूलन अपशिष्ट निपटान की अवधि, उसका अर्थ है कि कचरे को इकट्ठा करना और उसमें एक नया उत्पाद तैयार करना। स्मॉग एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषण है जो दृष्टि को कम करता है। स्मॉग धुआं और निलंबित बूंद के रूप में कोहरा का मिश्रण होता है। यह वायु प्रदूषण का सबसे आम प्रकार है जो कि विश्व भर के शहरों में होता है। स्मॉग का लंबे समय तक संपर्क मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फेफड़ा से संबंधित बीमारी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 16, 17, 18 3 लेसन क्या चीज़ किया? एनसीईआरटी का किया। अब एससीईआरटी का 3 लेसन पर आइए बात करते हैं। मैंने बोला था कि हंसते हंसते सारी चीज़ हो जाएगा, आपको पता भी ना चलेगा। मात्र 5वां क्लास है आज, कॉमन सेंस लगाइए और हमारा चैप्टर 6ठा क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए ज़रा, 6 क्लास के अंदर इतना सारा 22-24 चैप्टर है, कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या बनता है? आपका साथ देना बनता है कि नहीं बनता है? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, कुछ दोस्त यार में शेयर करिए ताकि चैनल पर नए नए लोग आएँ, थोड़ा सा व्यू बढ़ेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट भी देखेंगे, लगेगा कि हाँ चैनल को लोग देखता है। नेक्स्ट है चिट्ठी, 16 से करना है चिट्ठी का सफ़र। यदि डाकघर न होता तो संदेश पहुंचाने कौन कौन से तरीके थे? कुरियर सेवा, इलेक्ट्रॉनिक विधि, इंटरनेट सेवा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ना। अभी अगर बात करें तो सभी चीज़ें, कुरियर भी है, इलेक्ट्रॉनिक विधि भी है, इंटरनेट सेवा भी है। वह प्राथमिक माध्यम क्या है जिसके माध्यम से सामाजिक असमानता और मूल्य का प्रसारण होता है? सांस्कृतिक रूप से स्थापित संचार। संचार में शब्दों का बातचीत करना प्रक्रिया किस भाग के अंतर्गत आता है? 3 का कहिएगा, प्रेषक के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो कहिएगा पुनर्वलन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। वह इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्तकर्ता संदेश के स्रोत द्वारा
उपयोग किए गए प्रतीकों को अवधारणा और दृष्टिकोण में परिवर्तित करके व्याख्या करता है, डैश कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। निम्नलिखित में संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ क्या है? मैसेज आया है उसको पढ़ना, किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग करना। डिकोडिंग उसको पढ़ना खोलकर, मतलब उसको सही करना। संचार लोगों और स्थानों के बीच बोले गए या लिखित संदेशों को भेजना और प्राप्त करना कहलाता है। पत्र संचार का सबसे आम साधन है। अन्य साधन की अगर बात करा जाए, अन्य साधन की यदि बात करें, टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलेक्स हो गया, फैक्स, ईमेल, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सारे माध्यम है बात करने का। सांस्कृतिक रूप से स्थापित संचार में सामाजिक और सांस्कृतिक समुदायों को प्रसारित करना प्राथमिक माध्यम है। वह यह तरीका है जिससे लोग अपने संस्कृति के पोषक तत्वों और नीतियों के बारे में प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें बुद्धिमत्ता से करते हैं। प्रेषक एक व्यक्ति, समूह या संगठन है जो संचार करता है। यह स्रोत संदेश को की शुरुआत में सफलता के लिए जिम्मेदार है। प्रेषक के अनुभव, दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल, धारणाएं और संस्कृति संदेश प्रभावित होते हैं। संचार का अर्थ है आपका भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना को मित्रों तक पहुंचाना। इसमें संदेश प्राप्ति वाले की प्रक्रिया आवश्यक है। संचार प्रक्रिया केवल भाषणों की पेशकश से संभव नहीं हो सकता। आगे कह रहा है कि पुनर्बलन को केवल एक प्रभाव के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जो कि प्रतिपुष्टि की संभावना को स्वीकार करता है। इसलिए यह प्रासंगिक की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा की जाती है। हम लोगों की बातें करते हैं, हम व्यवहार की बातें करते हैं। डिकोडिंग को प्राप्तकर्ता द्वारा संचालित किया जाता है कि हमें मैसेज चाहिए तो हम डिकोड करेंगे। एनकोड का मतलब होता है कोड में बदलना और डिकोड का मतलब कोड से नॉर्मल बात प्राप्त करना। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जिसे संदेश दिया जाता है। डिकोडिंग, जिसको कि डिकोडिसेशन में एक दर्शक सदस्य के संदेश को समझना और व्याख्या करना संभव है। यह एक रूप में कूट ज्ञान की व्याख्या प्रक्रिया है। हम ऐसा लिख के भेजेंगे, सामने वाला किसी को रास्ता में समझ में नहीं आएगा, जिसको भेजे वही समझेगा सिर्फ। एनकोडिंग संदेश, चित्र, वेंट आदि जैसे संचार प्रतीकों में संदेश को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। एनकोडिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप जानकारी की अच्छी तरह से एनकोड करते हैं तो बाद से पुनः प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। 2 चैप्टर और करेंगे। 17 नंबर पर आ जाइए। कहा जा रहा है कपड़े तरह तरह के। गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक कपड़े क्या होगा? सूती और हल्का कपड़ा। हल्के रंग के कपड़ा आंसर हो जाएगा। सूती भी हो जाएगा तो आंसर क्या हो कहिएगा? 1 से ज़्यादा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? पश्मीना के बारे में कह रहा है। ये मिलता है बकरी से। बकरी से पश्मीना मिलता है। कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत की डैश सूत कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेपल। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? मानव ने किस चीज़ को बनाया है? सो पूछ रहा था, रेयॉन को बनाया है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम तंतु है? कृत्रिम, तो 5 का कहिएगा नायलॉन। नेक्स्ट है ऊन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है वो आपसे पूछ दिया, तो भेड़, ऊँट, याक के बाल से। सही है। रेशों को सीधे कपड़े में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं फेल्टिंग। सोल्यूशन में कह रहा है अलग अलग ऋतुओं में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में मौसम अलग अलग होता है और हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। गर्म मौसम में हम हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंड में हम गाढ़े रंग के स्वेटर वगैरह पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। और कह रहा है वर्षा ऋतु में खुद को बचाने के लिए हम रेनकोट जैसे कपड़ा पहनते हैं। पश्मीना एक उत्तम प्रकार का ऊन है जिसे कि लद्दाख में बुना जाता है। पश्मीना ऊन एक चांगथेंगी बकरी और पश्मीना बकरी से आता है जो नेपाल और भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बकरी एक विशेष प्रकार की बकरी से मिलता है। कहता है लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में चांगपा जनजाति पश्मीना ऊन के पारंपरिक उत्पादक भी है। टेक्सटाइल, यार्न और कपड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल उत्पादन या बिल्डिंग ब्लॉक्स को रेखा के रूप में जाना जाता है।
रेशा के रूप में। रेशों की लंबाई के आधार पर रेशों को स्टेपल और तंतु के रूप में तैयार किया जाता है। अनोखे रूप से कम लंबाई वाले गैर निरंतर रेशों को स्टेपल कहा जाता है। रेयॉन एक अर्ध कृत्रिम तंतु है, पेड़ के सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। यह लकड़ी के सेल्यूलोज को रासायनिक रूप से उगाकर पुनरुत्पादित किया जाता है, इसलिए तकनीक के रूप में प्राकृतिक तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि मानव ने उसका निर्माण किया है। नेक्स्ट अगर टॉपिक है कि नायलॉन कुछ एलिफॉटिक भंडार पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का समूह है। यह एक ऐसा रेशमी थर्मोस्टैटिक सामग्री है जिससे रेशा और परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नायलॉन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और इसका उपयोग दांतों के ब्रूसों, वस्त्रों, मोजे में किया जाता है। नेक्स्ट है ऊन एक रेशा होता है जिसमें प्रोटीन वसा के छोटे प्रतिशत के में शामिल होता है। ऊन का उत्पादन पुट्टिका द्वारा होता है जो कि कुछ जानवरों के त्वचा में स्थित छोटी कोशिकाएं भी हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है ये पुट्टिका त्वचा की ऊपरी सतह में स्थिर होते हैं जिसे बाह्य त्वचा कहा जाता है। इस प्रकार ऊन भेड़, कश्मीरी बकरियों, ऊँट और याक के बालों से प्राप्त किया जाता है। ये बात कई बार बता दी है। नेक्स्ट है कि ऊन या अन्य कपड़े को रोल करके और दबाकर और गर्म पानी या एक विशेष सुई का उपयोग करके फेल्ट यानी एक मोटा मुलायम कपड़ा बनाने की गतिविधि फेल्टिंग है। फेल्टिंग कपड़ा कला के सबसे पुराने रूपों में से एक है। सुई फेल्टिंग की शुरुआत ऊन की थोड़ी सी मात्रा को रोल करके और सुई के घोंप कर की जाती है। क्लियर है? मुझे लग रहा है अच्छे से आप समझ रहे होंगे बातों को। 18 लेसन को देखते हैं। तेरी मेरी उछल कूद। पहला कह रहा है कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी का संख्या कितना होता है? तो 7 खिलाड़ी होता है दोनों पक्ष में। 7 दूनी 14 एक बार खेलता है। निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा ड्रिपल, क्योंकि ट्रैपिंग, फाउल और पुल ड्राइव ये सभी खो खो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है शतरंज की विरासत में कितने वर्ग होते हैं? 20 में कितना होता है टोटल आपसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या कहिएगा? 64 खाना होता है शतरंज में। नेक्स्ट है जब कोई खिलाड़ी अपने राजा के विरुद्ध आक्रमण का बचाव नहीं कर पाता तो उसे क्या कहा जाता है? तो कहिएगा आप चेकमेट कहा जाता है। चेकमेट कह के ख़त्म कहानी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट है पीवी सिंधु क्या खेलती है? तो ये बैडमिंटन खेलती है। पीवी सिंधु क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। 2024 और 2028 के ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? दोनों पूछ दिया एक साथ। तो 2024 पेरिस में जो हो गया, लॉस एंजिलस में, सॉरी अभी तो शायद नहीं हुआ है, लॉस एंजिलस में होगा 2028 में। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। आइए सोल्यूशन पढ़ के आज के सेशन को एंड करते हैं। कबड्डी में 7 प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं। यह भारत में एक लोकप्रिय खेल है जिसमें भारत विश्व चैंपियन भी रहा है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ड्रिपल फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल के साथ संबंधित है। ड्रिपलिंग खेल से सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। खो खो का खेल रन एंड चेक का एक संशोधित संस्करण है। प्राचीन युग में खो खो खेल का एक प्रकार महाराष्ट्र में रथों पर खेला जाता था। इसे रथेरा नाम से जाना जाता था। रथेरा, रथ पे। खो खो में 2 टीमें होती है। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। इसमें से 9 खिलाड़ी को खेल के शुरुआत में ही मैदान में उतारा जाता है। शतरंज एक रणनीति खेल है जिसमें कोई छिपी हुई जानकारी शामिल नहीं है और पासा या कार्ड का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। बस यह एक शतरंज के बोर्ड पर खेला जाता है जिसमें 8-8 ग्रिड में 64 चौकोर लाइन बनी होती है। यह आकार में चौकोर और चेक्ड पैटर्न में 2 रंगों के वर्ग में होता है। एक हल्का और एक गाढ़ा रंग होता है। खेल के दौरान बोर्ड इस प्रकार मुख्य होता है कि प्रत्येक खिलाड़ी के निकट दाएं कोने का वर्ग एक हल्का वर्ग हो। आगे कहा जा रहा है कि चेकमेट शतरंज का एक चाल है जो कि अपने प्रतिद्वंदी के लिए जितना असंभव बना देती है। सहमत किसी भी प्रकार की स्पष्ट जीत भी हो सकती है। शतरंज में चेकमेट ऐसा खेल है जो प्रत्येक प्रतिद्वंदी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ती है। चेकमेट मतलब लास्ट हो गया। ऐसी कोई चाल नहीं है जिसके बाद वो अब चल सकता है, इसीलिए चेकमेट वहाँ बोलते हैं, नहीं तो चेक बोला जाता है। अपने शानदार गेंद नियंत्रण के लिए हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को, जो 1926 से लेकर 1949 तक राष्ट्रीय स्तर पर खेले थे। 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत करने के लिए अलावा इनके असाधारण गेंद नियंत्रण और गोल स्कोरिंग करतबों के लिए जाने जाते थे। उस युग के दौरान जब भारत में हॉकी फील्डर पर हावी था। ये
पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से, जो कि ओलंपिक रजत पदों के विजेता, पहली विजेता भी रही हैं। वह सितंबर 2012 में 17 साल की उम्र में WBF विश्व रैंकिंग के शीर्ष पर 20 शामिल हुए। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक भी जीता है। पेरिस और लॉस एंजलिस क्रमशः ओलंपिक खेलों 2024 और 2028 में मेजबानी करेंगे। लॉस एंजलिस 28 में ओलंपिक गेम्स के क्रिकेट की भी वापसी करेगी। अच्छा, ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट आ रहा है। क्रिकेट 1900 में पेरिस ओलंपिक का एक हिस्सा था, जिसमें केवल 2 रिकॉर्ड बने थे। एक ग्रेट ब्रिटेन और एक फ्रांस पदक के लिए प्रतियोगिता कर रहा था। तो यहाँ पे आज का सेशन दोस्त समाप्त होता है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। कुछ दोस्त यार में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि चैनल पे अपना कुछ फैमिली बढ़ सके। बाय बाय, टाटा।